सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में व्यवसायी वित्त के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। हम व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। 11th क्लास का ये चैप्टर है। इसका सेकंड पार्ट लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। पहले पार्ट में हमने व्यवसाय वित्त के बारे में समझा था, उसके महत्व और उसकी आवश्यकताएं क्यों हो जाती हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने शुरू कर लिया था व्यवसाय वित्त के स्रोत कौन कौन से होते हैं। उसमें से हमने 3 महत्वपूर्ण स्रोतों पर हमने चर्चा कर ली थी, जिसमें हमारे इक्विटी शेयर थे, हमारे प्रेफरेंस शेयर थे और हमारे डिबेंचर्स थे। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो हमारे वित्त के स्रोत हैं, जिससे कंपनी जो है वो वित्त इकट्ठा करती है और अपने व्यवसाय को चलाती है। बिना इनके तो हमने व्यवसाय को संभव होते देखा ही नहीं था। तो आप पिछले पार्ट 1 की वीडियो आप जरूर ध्यान से देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। पिछले वीडियो की अपेक्षा ये वाला जो अब आज हम टॉपिक उठा रहे हैं, ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत थोड़ा सा समझने में जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन बना के रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है ये। तो पहले पार्ट की मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। हम क्या सीखेंगे? हम सीख चुके हैं व्यवसायिक वित्त की प्रकृति और महत्व, आवश्यकताएं, स्रोत हम पढ़ चुके हैं। अंश और अंशों के प्रकार हमने पढ़ लिए। ऋण पत्र और ऋण पत्रों के प्रकार हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? जन निक्षेप हम पढ़ेंगे, पब्लिक के साथ में जुड़ी हुई जो चीज है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम व्यापारिक बैंक और साख के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जीडीआर्स, एडीआर्स और आईडीआर्स थोड़ा सा समझने में मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। लाभों का पुनर्विनियोजन, प्रतिधारित लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिधारित जो लाभ शब्द यूज हुआ है उसके अर्थ को समझते हैं, फिर पूरे के पूरे इस पॉइंट को समझते हैं। प्रतिधारित लाभ क्या होता है? शुद्ध लाभ का वह हिस्सा जो अंशधारियों में लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता, बल्कि भविष्य में प्रयोग के लिए व्यवसाय में ही रख लिया जाता है, उसको हम प्रतिधारित लाभ कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि क्षमता अंशधारियों में जो शुद्ध लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा बांट देते हैं। पूर्वाधिकार अंशों में जो हिस्सा पहले से डिसाइड किया होता है वो हम बांट देते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। पिछले टॉपिक सब टॉपिक में हमने ये जान लिया था। अब ये बचा हुआ जो शुद्ध लाभ रह गया हमारा, जो पूर्वाधिकार अंशों में बट गया और समता अंशधारियों में बट गया, उसके बाद टोटल लाभ में से जो लाभांश का हिस्सा जो हमने नहीं बांटा है उसको हमने भविष्य के लिए संभाल के रख लिया। हो सकता है व्यवसाय का अपग्रेडेशन करवाना हो, मतलब उसको और ज्यादा बड़ा करना हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, नई कोई चीज खरीदनी हो, उसके लिए हमने अपने व्यवसाय में रख लिया है। तो ऐसा लाभ प्रतिधारित लाभ कहलाता है। प्राय कंपनी क्या करती है? अपने संपूर्ण लाभ को लाभांश के रूप में वितरित न करके कुछ हिस्सा बचाकर रख लेती है, जिसको जनरल रिजर्व भी हम कहते हैं। निर्माण कर लेती है उसका, सामान्य कोष कहते हैं हम उसको। सामान्य कोष के रूप में बचाए गए लाभों का प्रयोग कंपनी अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए करती है। बचाए गए लाभों को इस प्रकार प्रयोग करने को ही पुनर्नियोजित प्रतिधारित लाभ कहते हैं, जो हमारा आज का पॉइंट है। इसे हम स्वयं वित्त भी कह सकते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। कंपनी को अपने विकास और विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होती है, जिसे बाहरी संसाधनों के द्वारा जो है वो प्रयोग करना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। महंगा तो पड़ेगा ही। ऐसी स्थिति में लाभों का कुछ हिस्सा व्यवसाय में लगा देना उपयुक्त रहता है। यही कारण है कि कंपनी प्रतिवर्ष अपने लाभों का एक हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य कोष में यानी कि जनरल रिजर्व में हस्तांतरित कर देती है। ठीक है, अब इसका लाभ क्या रहेगा? जो लाभों का पुनर्विनियोजित प्रतिधारित जो लाभ हमने अभी पढ़ा, उसके लाभ और हानियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लाभ जान लेते हैं, उसके बाद सीमाओं की भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले लाभ वित्त का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि इसे एकत्रित करके कंपनी कुछ भी उसको खर्चा नहीं करना पड़ता, ना ब्याज देना पड़ता उस पर, इसलिए यह वित्त प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन होता है। सामान्य कोष में जमा किया गया रुपया समता अंशधारियों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो तो कंपनी के मालिक होते हैं।
वे इसके प्रतिफल के रूप में कुछ अधिक लाभांश की उम्मीद तो कर लेते हैं, परंतु इसका कंपनी पर कोई विशेष दबाव नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका लाभ। फिर दूसरा, व्यापारिक चक्रों से सुरक्षा। व्यवसाय में हम सभी जानते हैं अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी प्रॉफिट, कभी हानि भी हो सकती है, कम प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य कोषों में जमा रुपया इन उतार चढ़ावों के विपरीत परिणाम में कंपनी को बचाए रखने में सहायता करता है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट, यदि कंपनी ने लाभों का पुनर्विनियोजित किया है, अर्थात कंपनी के पास संचय में रुपया है, जोड़ा हुआ रुपया है, तो वह स्थिर लाभांश नीति को अपना सकती है। कैसे? स्थिर लाभांश नीति का अभिप्राय क्या हुआ? सभी वर्षों में लगभग बराबर लाभांश घोषित करने से है। यदि किसी वर्ष लाभ कम होता है तो संचय का प्रयोग करके लाभांश के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि लाभांश का क्या होता है, हम सब ने जान लिया, अधिक लाभ होगा तो अधिक लाभांश मिल जाएगा, कम लाभ होगा तो कम लाभांश मिल जाएगा अंशधारियों को। लेकिन हमने अगर यह नीति अपना रखी है संचय करने वाली, जर्नल रिजर्व के अंदर रखने वाली, तो अगर किसी साल कम लाभ होता है तो भी हम लाभांश की दर को बनाए रख सकते हैं। हम उस संचय वाले जो हमने रिजर्व किया हुआ है, जो अपना धन, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर हम अंशधारियों में बांट सकते हैं, तो लाभांश की दर बराबर बनाए रखी जा सकती है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। फिर अगला आ गया, कंपनी के विस्तार में आसानी होती है। ये तो आसान सा पॉइंट है, कंपनी के विस्तार योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में हमारे धन की मात्रा हमें पता होती है कितनी है हमारे पास में। फिर आ जाता है अंशों के मूल्य में वृद्धि। जैसे जैसे सामान्य संचय में वृद्धि होने लगती है, इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है। परिणाम स्वरूप अंशों में बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, क्योंकि लोग जब फाइनल ईयर की बैलेंस शीट को देखते हैं और कंपनी के संचय लाभ देखते हैं कि कंपनी का लाभ वाकई में ही लगातार बढ़ रहा है, तो उनका फेथ कंपनी के प्रति बढ़ जाता है और अंशों की कीमत बढ़ जाती है। वो अधिक से अधिक दाम में भी उस कंपनी के शेयर खरीदने के इच्छुक हो जाते हैं। फिर पूंजी निर्माण में वृद्धि। जैसे जैसे संचय लाभ में वृद्धि होने लगती है, देश की बचतों को जितना अधिक निवेश किया जाता है उतना ही अधिक पूंजी निर्माण होता है। लाभों का पुनर्विनियोजन भी एक प्रकार की बचतों का ही निवेश है, अतः इससे देश की पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होती है, क्योंकि एक तरह से कंपनी के पास में जितना अधिक धन इकट्ठा होता जाएगा उतना ही वो अधिक निवेश करने में सक्षम पाएगी अपने आप को। सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, एकाधिकार का खतरा। लाभों को अधिक मात्रा में एकत्रित करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। ऐसी कंपनियां तेजी से विकास करने लग जाती हैं और कुछ समय के बाद वे एकाधिकार की स्थिति में आ जाती हैं, यानी मार्केट के ऊपर कब्जा करने वाली बात कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप एकाधिकार की हानियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। कंपनी द्वारा अपनी वस्तुओं का मनचाहा मूल्य वसूल करने का एकाधिकार सबसे बड़ी हानि के रूप में उभर सकता है, क्योंकि वो कंपनी क्या है, जब उसके पास संचय राशि जो बढ़ती चली जाएगी तो वो दूसरी कंपनियों को भी खरीदने की शक्ति रखने लग जाएगी और उसके जैसे कंपटीशन की कंपनियों को वो खरीदती चली जाएगी, तो वो एकाधिकार की स्थिति पैदा कर सकती है मार्केट में, जब वो अकेली रह जाएगी या बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। अति पूंजीकरण का खतरा हो जाता है। अधिक संचय से कंपनी में पूंजी की अधिकता हो जाएगी और इसी अनुपात में लाभों में वृद्धि ना हो तो अति पूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह कंपनी के लिए सुखदायक नहीं होती है। कब हो जाती है स्थिति? जब पूंजी की मात्रा बहुत अधिक कंपनी के पास हो जाती है तो अति पूंजीकरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होगा? उचित अनुपात में लाभों में वृद्धि होने में खतरा हो जाएगा। अंशधारियों को हानि की संभावना कैसे हो जाएगी? अंशधारियों को कम दर से लाभांश देकर ही तो संचय का रुपया जमा करवाया जाता है। यदि इस संचय रुपये का उचित प्रयोग ना किया जाए तो अंशधारियों को हानि होगी, क्योंकि वहीं से तो पैसा बचा के संचय कर रहे हैं हम। अब चर्चा कर लेते हैं हम विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की। तो क्या हुआ? प्राय कंपनियां अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमन करके काफी मात्रा में वित्त प्राप्त कर लेती हैं। हमने ये समझ लिया अब तक। अतः परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि होने के कारण कंपनियों को अन्य दीर्घकालीन व मध्यकालीन साधनों के रूप में ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कोई ना कोई बीच में जो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो फिर हमें बाहर से ऋण उठाना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों को बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन और मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकता के उद्देश्य से कुछ संस्थाएं जो है वो स्थापित की गई। हमारे देश में सर्वप्रथम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई। इस चैप्टर का जो ऑनलाइन टेस्ट आएगा ध्यान रखिएगा।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना सर्वप्रथम भारत में की गई 1948 में। अन्य कौन कौन सी संस्थाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक है IFCI, जिसको भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाती है SFC, राज्य वित्त निगम आ जाती है। फिर ICI, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। फिर आ जाता है NIDC, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम। फिर आ जाता है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और आ जाता है IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये सभी संस्थाएं व्यवसाय की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण की व्यवस्था करती हैं। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। जन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट्स। जन निक्षेप वह है जो व्यावसायिक संगठनों द्वारा जनता से सीधे ही प्राप्त कर ली जाती हैं, उनको हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं। जन निक्षेप कंपनी की मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताएं, तो इस वाले पार्ट में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा उनका। इसके अंतर्गत कंपनी जनता से एक निश्चित समय के लिए ब्याज पर समय के लिए ब्याज पर पूर्व निश्चित दर पर धन उधार लेती है। जन निक्षेप पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बैंक द्वारा उसी अवधि के निक्षेप पर दी जाने वाली ब्याज की दर से कुछ अधिक होती है। ठीक है, तो बैंक से ज्यादा होती है। जन निक्षेप सूती वस्त्र मिलों के वित्त का महत्वपूर्ण साधन है। तो क्या मतलब होगा कि हम पब्लिक से जो है वो पैसा ब्याज के रूप में उधार में ले रहे हैं। अब इसके लाभ और हानियों की चर्चा कर लेते हैं। हम लाभ की चर्चा करें सबसे पहले तो यह सरल विधि है। कंपनी के लिए मध्यकालीन व अल्पकालीन वित्त प्राप्त करने का यह सबसे सरल तरीका है। इसमें कंपनी को कोई विशेष कार्रवाई पूरी नहीं करनी पड़ती। हम सब जान चुके हैं कि दीर्घकालीन ऋण तो हमें अंशधारियों से और ऋण पत्रधारियों से मिल जाता है। तो हम जिक्र कर रहे हैं मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त के। समता पर व्यापार का लाभ, इससे कंपनी को समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहा हो तो जन निक्षेप पर सीमित ब्याज का भुगतान करके शेष जो लाभ बचेगा वो अंशधारियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अंशधारियों के तो लाभ हो ही गया। फिर अंशधारियों के नियंत्रण में कमी नहीं आती। इसमें जन निक्षेप में निवेश करने वाले लोगों का कंपनी के प्रबंधन में कोई हिस्सा नहीं होता। प्रबंधन में तो अंशधारियों का हिस्सा होता है। अतः कंपनी पर अंशधारियों का नियंत्रण पहले की तरह ही बना रहता है। वहीं अगर हम बंधक की आवश्यकता की चर्चा कर लें तो जन निक्षेप में कंपनी को अपनी किसी संपत्ति को बंधक के रूप में रखना नहीं पड़ता। तो ये लाभदायक है हो गई। हानियों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया अच्छे समय का साथी। कंपनी को जन निक्षेप केवल तभी प्राप्त होता है जब कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत ही अच्छी हो, तभी तो लोग पैसा देंगे। संकट काल में निवेशक अपने धन जन निक्षेप की अपेक्षा बैंक में जमा करवाना अधिक अच्छा समझते हैं, चाहे ब्याज ही क्यों ना कम मिले। तो कंपनी की स्थिति पर डिपेंड कर रहे हैं। स्थिति अच्छी होगी तो जन निक्षेप ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, अगर स्थिति ठीक नहीं होगी तो जन निक्षेप कम मिलेगा। अगला पॉइंट आ जाता है फिर असुरक्षित प्रकृति होती है इसकी। जन निक्षेप असुरक्षित प्रकृति के होते हैं। जमाकर्ताओं को बंधक के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वहीं गलत प्रकृति की बात कर लेते हैं तो जन निक्षेप पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट में गलत प्रकृतियों को प्रारंभ करते हैं। जैसे एक ही अवधि में जन निक्षेप पर अलग अलग कंपनियां अलग अलग दर से ब्याज निश्चित करती रही हैं। तो एक गलत शुरुआत की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गया जन निक्षेप हमारा टॉपिक। अब व्यापारिक बैंकों की चर्चा कर लेते हैं। तो व्यापारिक बैंक अल्पकालीन वित्त प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इतना ही नहीं बल्कि व्यापारिक बैंक मध्यकालीन वित्त जो है वो देने में भी सक्षम होते हैं। व्यापारी जो बैंक होते हैं प्राय किस प्रकार से व्यवसाय की मदद करते हैं? एक तो अधिव्यय कर्ज जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उसे करंट अकाउंट में से जमा राशि से अधिक राशि निकलवाने की अनुमति प्राप्त कर देते हैं। मान लो हमारे खाते में करंट अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और मुझे पेमेंट 20,000 की करनी है तो मैं कर सकता हूं।
जितनी राशि खाते में जमा राशि से अधिक निकाली जाएगी उसे ही हम ओवरड्राफ्ट यानी अधिव्यय खर्च कहते हैं। फिर उसके बाद हमें सुविधा मिल जाती है नगद साख की, कैश क्रेडिट। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को प्रतिभूति के आधार पर एक निश्चित मात्रा में ऋण लेने का अधिकार भी प्रदान कर देता है। ग्राहक ऋण की राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है। यहां पर यह जरूर ध्यान देने वाली बात है कि ग्राहक से ब्याज केवल उसी राशि पर लिया जाएगा जो उसके द्वारा निकाली जाएगी। एक तरह से कैश निकालने की भी सुविधा जो है व्यापारिक बैंक देते हैं। फिर अल्पकालीन ऋण, इसके अंतर्गत ग्राहकों को ऋण की संपूर्ण राशि एक मुश्त उधार भी दे देता है। तो कुछ छोटी मोटी जो भी हमारी व्यवसायिक समस्याएं हैं उनको पूरा करने में सहायता मिल जाती है हमें। फिर प्राप्य बिलों का भुगतान करना, इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को प्राप्य बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस काम के लिए बैंक ग्राहक से कुछ कमीशन ले लेता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो व्यापारिक बैंक जो है वो दे रहा है हमारे व्यवसाय को। अब महत्वपूर्ण पॉइंट व्यापारिक साख, जिसको ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्यापारिक साख वह उधार सुविधा है जो एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को वस्तुएं व सेवाएं क्रय करने के लिए प्रदान करता है। थोड़ा और समझते हैं। प्राय व्यवसाय में उधार क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध रहती है, हम सब जानते हैं इस बारे में। उधार क्रय एक तरह का अल्पकालीन वित्त साधन ही होता है। इसके अंतर्गत माल का उधार क्रय करके उसे तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उसका भुगतान कुछ समय बाद में करना पड़ता है। जैसे मान लो हम कोई दुकान चला रहे हैं और दुकान पे मुझे सामान चाहिए, तो जो सामान सप्लाई करते हैं वो सामान मुझे दे जाएगा और हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो भी समय फिक्स होगा उस समय पर मुझे उस सारे सामान की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि सामान मैंने ले लिया बिना पैसा दिए, उसकी बिक्री करके मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर जब पेमेंट का समय आया तो वो मैंने पेमेंट कर दी। इस वित्तीय साधन की अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि विक्रेता कितने दिन की उधार सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से उधार सामान लेने और बेचने की प्रक्रिया जो है वो व्यापारिक साख कहलाती है। जितनी अच्छी व्यापारिक साख होगी उतना ही बड़ा हमें सामान का लोट मिल जाएगा और उतना ही ज्यादा हमें समय मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है वो हम व्यवसाय, जैसे कि मान लो कॉटन मिल है और हमें रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, तो जहां से हमें कच्चा माल मिलेगा वहां से हम कच्चा माल पहले ले लेंगे और हफ्ता 10 दिन 2 महीने 1 महीना जैसा भी समय हमें मिलेगा उसकी पेमेंट करने की, हम बाद में उसकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमारी फैक्ट्री जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो ये व्यापारिक साख का फायदा होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अंत्य कंपनी जमाएं, आईसीडीज। यहां से थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़े से टिपिकल से पॉइंट आएंगे। एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त को आईसीडी कहते हैं। थोड़ा सा और, आईसीडी का अभिप्राय एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त से है। ये व्यवहार दलालों के माध्यम से होते हैं। इन जमाओं पर ब्याज की दर बैंक व अन्य बाजारों की अपेक्षा अधिक होती है। इस वित्त बाजार का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि नौकरशाही तथा कानूनी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है हमें। ठीक है, तो बीच में दलाल होगा, बीच में गारंटर होगा, कोई ना कोई एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पैसे का व्यवहार लेन देन चलता रहेगा। तो कुछ इसके टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे 3 महीने वाली जमाएं, 3 मंथ्स डिपॉजिट, यह आईसीडी। अच्छा, आईसीडी का फुल फॉर्म तो आप समझ गए होंगे ना, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जिसको हिंदी में अंत्य कंपनी जमाएं कहते हैं। यह आईसीडी कौन से वाला, 3 महीने वाला जमाएं, यह आईसीडी का सर्व प्रचलित जो है वो सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। ये जमाएं कंपनियों की अल्पकालीन पूंजी कमी की समस्या को तुरंत हल कर देती हैं। कंपनी की यह कमी अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे कि मान लो टैक्स की पेमेंट मुझे करनी है, कच्चे माल की आयात निर्यात हो सकता है, मेरा लाभांश का भुगतान हो सकता है, अत्यधिक पूंजीगत व्यय अगर मेरे से हो गए हैं तो वहां पर जो है वो ये मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा एकदम से कोई ब्रेकडाउन हो जाए, हड़ताल हो जाए, तो उस समय पर जो पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ आईडी मेरी हेल्प कर सकता है। फिर दूसरी आ जाती है हमारी 6 मंथ वाली जमाएं। ये जमाएं मुख्यतः प्रथम श्रेणी के कर्जदारों के लिए उपलब्ध होती हैं। ये इनकी अवधि 6 महीने होती है।
इन जमाओं पर ब्याज की दर 15% के आसपास रह सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की हो गई, 6 महीने वाली कम हो गई, सॉरी 3 महीने में पेमेंट करनी है, 6 महीने में करनी है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो गई। और हमारी तीसरी होती है मांग जमाएं, कॉल डिपॉजिट्स इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। यह जमा धारणा आईसीडी के शेष दोनों प्रकारों से अलग है। इसके अंतर्गत ऋणदाता 1 दिन का नोटिस देकर कभी भी अपना धन वापस ले सकता है, इसीलिए तो इसको मांग जमाएं कहा गया। इन जमाओं पर ब्याज की दर 10% के आसपास रहती है। मतलब क्या हुआ कि पैसा दे दिया या माल उधार दे दिया और 1 दिन का प्रायर नोटिस देकर उसका पैसा जिसका भी है वो वापस ले सकता है। ठीक है, तो इस पर ब्याज दर कम है। ये 3 प्रकार की हैं हमारी आईडीज। आईडी जो है, अब हमारा जो है वो जीडीआर्स, एडीआर्स और आईडीआर्स आ गया। उससे पहले एक पॉइंट पे और चर्चा कर लेते हैं आईसीडीज की। इनकी विशेषताएं क्या रहेंगी। ये व्यवहार जो होते हैं आईसीडीज 2 कंपनियों के बीच में होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, जमाएं इसमें असुरक्षित रहती हैं, दलालों के माध्यम से होते हैं जो मीडिएटर्स होते हैं। ये जमाएं बैंकों तथा अन्य बाजारों की अपेक्षा ज़्यादा ब्याज दर वाली होती हैं। ये जमाएं ऋणदाताओं के लिए अधिक जोखिम वाली होती हैं। इनकी कोई ओरिजिनल मार्केट नहीं होती। इन व्यवहारों के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती। इन जमाओं के 3 प्रकार हो जाते हैं, 3 माह वाले, 6 माह वाले और मांग जमाएं। और इन जमाओं को ऋणी के रूप में वित्तीय दृष्टि से कमजोर कंपनियां प्राथमिकता देती हैं। तो ये कुछ अच्छी विशेषताएं हैं। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं जीडीआर्स, एडीआर्स और आईडीआर्स हमारे क्या होते हैं। तो जब भारत में 1991-92 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म से शुरू किया गया, तो आर्थिक सुधारों से क्या मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा खोल दिया जाए, अधिक कुशल बना दिया जाए, प्रतियोगी बना दिया जाए, विकसित बना दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, उसके कंपटीशन बढ़ा दिया जाए। आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शामिल हो गए। लिबरलाइजेशन जो उदारीकरण है उसका क्या हुआ कि लगाए गए नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दिया जाए, मतलब थोड़ा सा खुला वातावरण दे दिया जाए, उसको छूट दे दी जाए थोड़ी सी। इस प्रकार की चीजें जो हैं 1991-92 में की जाने लग गई। तो उसी से ही मतलब हमें जीडीआर, जिसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कहते हैं, फिर एडीआर्स हमारे आ गए। इस तरह की चीजें जो है वो काफी सारी हमारी आने लग गई। तो डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं जीडीआर के बारे में। जीडीआर क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इसका नाम है। प्रक्रिया समझने से पहले जान लेते हैं जीडीआर एक ऐसा प्रलेख है जो एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में डॉलर में जारी करती है। इसकी ट्रेडिंग उन सभी विदेशी अंश बाजारों में होती है जहां इन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का उदाहरण अगर हम ले लें तो रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा जारी किए गए जीडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, इसीलिए उनका क्रय विक्रय इसी स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है। तो ये कुछ जीडीआर का है। अब इसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं, हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जीडीआर जारी करने वाली कंपनी सर्वप्रथम अपने अंशों को किसी घरेलू कस्टोडियन बैंक, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जिसको डीसीबी कहेंगे हम, उसको दे देगी। डीसीबी अंशों को जीडीआर के रूप में जारी करने के लिए विदेश में स्थित किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, जिसको ओवीडी कहते हैं, उसको प्रार्थना करेगा। ओडीबी द्वारा रुपयों में प्रदर्शित अंशों को जीडीआर में परिवर्तित करेगा जो कि यूएस डॉलर में होते हैं। और लास्ट में ओडीबी इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी कर देगा। तो ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जिसमें कंपनी इशू करेगी, फिर डीसीबी अपना रोल प्लेगा, उसके बाद ओडीबी रोल प्लेगा और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उसको इशू कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं इसके लाभ और इसकी विशेषताओं को जानकर। तो लाभ क्या, हम जिक्र करने से पहले इसकी विशेषताएं थोड़ी सी जान ले, अर्थ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जीडीआर्स को
किसी भी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया जा सकता है। ये बात जरूर याद रखनी है। एक जीडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि एक जीडीआर 2 अंशों के बराबर हो सकता है। जीडीआर का धारक इन्हें अंशों में परिवर्तित करवा सकता है। जीडीआर के धारक को, मतलब जिसके पास में जीडीआर है, जीडीआर के धारक को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। क्या बच्चों आप बता सकते हैं मुझे कि अंशधारियों को कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होता है या नहीं होता? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जबकि तो ये जीडीआर के धारक जो होते हैं उनको कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इन पर लाभांश अंशों की भांति ही प्राप्त होता है। जीडीआर को यूएस डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है, इंडियन रुपीज जैसे किसी और करेंसी में नहीं, डॉलर्स में ही दिखाया जाता है। तो ये जीडीआर की विशेषताएं हैं। अब इसके लाभों की चर्चा कर लेते हैं हम। जीडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। इससे कंपनियों को पर्याप्त वित्त प्राप्त हो जाता है और देश में विदेशी विनिमय कोष, जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है। ये दोनों बातें आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। तो विदेशी पूंजी प्राप्त करने का एक बढ़िया साधन है जीडीआर। फिर अधिक तरलता, क्योंकि जीडीआर अच्छी वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों द्वारा ही जारी किए जाते हैं, इसीलिए इनमें अंशों की अपेक्षा अधिक तरलता रहती है, अर्थात इन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। ठीक है, तो बेचना भी आसान हो गया। कंपनी की साख में वृद्धि, जो कंपनियां जीडीआर जारी करती हैं बाजार में उनकी साख बहुत अच्छी होती है और साख का किसी भी कंपनी की साख का सीधा प्रभाव उसकी बिक्री पर पड़ता है। फिर कंपनी को जीडीआर जो जारी करने की जो लागत होती है अंश जारी करने की अपेक्षा कम पड़ती है। जीडीआर जारी करके घरेलू बाजार में अंश जारी करने की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इसीलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीडीआर कंपनी की सुदृढ़ स्थिति का सूचक होती है, तो अधिक अंश मूल्य मिल जाता है। और जीडीआर जारी करने से कंपनी के अंशधारी घरेलू सीमाओं को पार करके दूर दूर बिखर जाते हैं। इससे कंपनी की वित्त समस्या समाप्त हो जाती है और उसकी पहचान विश्व स्तर पर होने लग जाती है। तो अंशधारियों का फैलाव भी कंपनी को लाभ देता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण जीडीआर है। हमने इसकी विशेषताओं से जान लिया। अब एडीआर की बात कर लेते हैं। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा प्रलेख है जो अमेरिका से बाहर की कंपनियों, नॉन यूएसए कंपनीज, विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए अमेरिका वासियों को जारी करती है। इसका सूचीन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आदि अमेरिकन अंशों बाजार में हो सकता है। प्रोसेस जान लेते हैं इसकी क्या है। डायग्राम से समझते हैं, उसी प्रकार का सेम टू सेम है। एडीआर्स को किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवाया जा सकता है। एक एडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे पिछले में था जीडीआर में एडीआर इक्वल्स टू 2 शेयर। एडीआर्स का धारक इन्हें अंशों में परिवर्तन करवा सकता है। एडीआर के धारकों को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आप सब मुझे बता दें कंपनी में वोट डालने का अधिकार किसको होता है कमेंट बॉक्स में। इन पर लाभांश अंशों की भांति ही प्राप्त होता है और एडीआर्स को यूएस डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है। तो जीडीआर जैसा ही मिलता जुलता सा है। एडीआर्स की विशेषताएं और लाभ की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विशेषताएं जान लेते हैं, लाभ की चर्चा कर लेते हैं। विशेषताएं और लाभ लगभग एक जैसे ही होते हैं। विदेशी पूंजी प्राप्त करने में सहायक होता है। जीडीआर में भी विदेशी पूंजी हमें मिल रही थी। अधिक तरलता होती है इसमें, इसको खरीदना बेचना आसान होता है। कंपनी की साख में वृद्धि करता है। जारी करने में कम लागतें आती हैं, अपेक्षाकृत अंशों को जारी करने में अधिक अंश मूल्य हो जाता है इससे, क्योंकि कंपनी की साख में वृद्धि होती है और अंशधारियों का फैलाव विदेशों तक हो जाता है, वो भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो बिल्कुल मिलता जुलता है एडीआर से, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। आईडीआर्स की बात कर लेते हैं। भारतीय डिपॉजिटरी रिसिप्ट महत्वपूर्ण है। आईडीआर्स, जीडीआर्स या फिर एडीआर्स के समान ही केवल इस बात को छोड़कर कि इन्हें जारी करने वाली कंपनी विदेशी होती है,
जो भारतीय बाजार से धन एकत्रित करती है। आईडीआर्स को रुपए में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जीडीआर और एडीआर को हमने डॉलर्स में प्रदर्शित किया था। इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। उसमें हमने अमेरिकन एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया था, किसको, एडीआर और जीडीआर को। ध्यान में सिर्फ ये रखना है हमें कि किसी विदेशी कंपनी को अपने अंश किसी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करवाने की आज्ञा नहीं है। केवल विदेशी कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले आईडीआर्स ही सूचीबद्ध करवाए जा सकते हैं। अब सर्वप्रथम आईडीआर्स में परिवर्तित किए जाने वाले वास्तविक अंशों को जारी करने वाली कंपनी द्वारा इन्हें विदेशी कस्टोडियन ब्रांड, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक, ओसीबी, क्या है यह, कोई विदेशी बैंक होता है जो भारत में भी काम करता है, उसको ओसीबी कहेंगे, कि स्पुर्द किए जाता है। ओसीबी आईडीआर्स जारी करने के लिए किसी इंडियन डिपॉजिटरी आईडी, यह सेबी द्वारा पंजीकृत कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको एनएसडीएल बोलते हैं, को अधिकृत करता है। आईडीआर्स पब्लिक ऑफर्स के माध्यम से डीमेट के रूप में जारी किए जाते हैं। इनमें व्यवहार भारतीय अंशों की भांति ही किया जाता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो भारत में आईडीआर जारी करने वाला पहला विदेशी कंपनी है। तो ये भी याद रखना है आपको कि पहली विदेशी कंपनी जो आईडीआर जिसने इशू किया वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो डीमेट क्या होता है, कोई एक बीच में शब्द आ गया, आर्टिफिशियल शेयर्स जो है वो डीमेट अकाउंट में जाते हैं। शेयर जो है वो पहले सर्टिफिकेट के रूप में इशू होते थे, कागज, जैसे कागज होता है हार्ड कॉपी के रूप में होते थे, अब नहीं होते। जैसे कि हमारी करेंसी जो है वो जब हमारे हाथ में होती है तो वो कागज की तरह हमें महसूस होती है या सिक्कों के रूप में हमें महसूस होती है, लेकिन बैंक खाते में जो राशि हमें दिखाई देती है वो आर्टिफिशियल रूप से हमें दिखाई देती है, अंकों में दिखाई देती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारे शेयर डीमेट अकाउंट में होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। प्रक्रिया को समझ लेते हैं पहले। ये आपके सामने स्क्रीन पर प्रक्रिया है, किस प्रकार से रहती है। आईडीआर्स जारी करने वाली कंपनी सर्वप्रथम अपने अंशों को किसी विदेशी कस्टोडियन बैंक ओसीबी को सपुर्द कर देती है, दे देती है। इस बैंक को कस्टोडियन के रूप में काम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की आवश्यकता होती है। ओसीबी अंशों को आईडीआर्स के रूप में जारी करने के लिए किसी इंडियन डिपॉजिटरी, जिसको कि आईडी कहा जा रहा है, से प्रार्थना करता है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आईडी द्वारा विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित अंशों को आईडीआर में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि भारतीय रुपए में होते हैं। अतः आईडी इन्हें इच्छुक निवेशकों को जारी कर देता है। तो वहां पर फॉरेनर इन्वेस्टर्स थे जीडीआर में, एडीआर में, यहां पर इंडियन इन्वेस्टर्स आ गए, क्योंकि ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं। अब इनकी विशेषताएं और लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बल्कि पहले विशेषताएं बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अर्थ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है जब हम विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। आईडीआर्स किसी विदेशी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। आईडीआर्स किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। एक आईडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जैसे कि एक आईडीआर बराबर में 10 अंश। आईडीआर्स पर लाभांश अंशों पर प्राप्त होने वाले लाभांश की भांति प्राप्त होता है। यह भारतीय डिपॉजिटरी यानी कि आईडी द्वारा धारकों में वितरित किए जाते हैं। आईडीआर्स के धारक को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। आप सबने मुझे बताना है वोट डालने का अधिकार किसको होता है। आईडीआर्स का धारक इन्हें अंशों में परिवर्तित करवा सकता है, लेकिन इन्हें जारी होने की तिथि के 1 वर्ष से पहले नहीं कर सकता। आईडीआर्स को इंडियन रुपीज में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हो गई। अब लाभ का बारे में चर्चा कर लेते हैं। लाभ को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। भारतीयों को क्या लाभ है इससे।
यह भारतीय निवेशकों को विदेशी कंपनियों में विनियोग करने का एक अतिरिक्त विनियोग अवसर उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ यह भारतीय बाजार को एक नया प्रोडक्ट भी उपलब्ध करवाता है। उसके साथ साथ यह उन भारतीय निवेशकों के जोखिम को कम करता है जो अपना धन स्वयं के प्रयासों से विदेशों में विनियोग करना चाहते हैं। तो जोखिम कम करने का फायदा मिल जाता है भारतीयों को। विदेशियों को क्या लाभ मिल रहा है इससे? यह विदेशी कंपनियों को भारत में सूचीबद्ध होने की सुविधा प्रदान करता है। अभी तक विदेशी कंपनियों के अंशों को भारत में सूचीबद्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे विदेशी कंपनियों की लोकप्रियता में वृद्धि होती है भारत में, और यह विदेशी कंपनियों की पूंजी की आवश्यकता को भी संतुष्ट करता है। तो बच्चों, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो यहां पर खत्म हो जाता है आके। इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझा कि कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कहां कहां से कर सकती है। हम सब ये जानते हैं बिना वित्त के तो कंपनी को खड़ा करना नामुमकिन है। कंपनी समतांशों से कर सकती है, पूर्वाधिकार अंशों से कर सकती है, ऋण पत्रों के द्वारा कर सकती है, जीडीआर हमने पढ़ लिया, एडीआर हमने पढ़ लिया, आईडीआर हमने पढ़ लिया। तो काफ़ी लंबा चैप्टर ये हमारा रहा, थोड़ा सा मुश्किल सेकंड पार्ट था, लेकिन फिर भी हमने अच्छे से इसको समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।